ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पेपर 3 की क्लास है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की क्लास है जो विकास सर लेते हैं ना, वही क्लास है ये। यूनिट 4 में स्टार्ट करवा रही हूँ। जो भी कंटेंट यूनिट 3 का रह गया है वो सर अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि वो इन बिटवीन से छूटा हुआ है कुछ कंटेंट, तो वो सर आप अपने आप कंप्लीट कराएंगे। यूनिट 4 से स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन वाली जो यूनिट है, पेज नंबर इज 269 इन हिंदी, पेज नंबर इज 269 इन हिंदी एंड 162 इन इंग्लिश, 162 in English. English medium 162 and Hindi medium 269. Hindi medium 269. Evaluation मूल्यांकन ये स्टार्ट करते हैं। मिल गया सबको? सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस मार्क करा देती हूँ, पहले वो मार्क कर लो, फिर उसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। तो कई सारी डेफिनेशंस आपको दी गई हैं इसमें, जैसे एक है क्यूलन एवं हाना की डेफिनेशन, दोनों में दिख जाएगी आपको, इंग्लिश में है लास्ट में, उसी पेज पे लास्ट में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्यूलन एंड हाना, एंड हिंदी में है वो फर्स्ट डेफिनेशन। कहते हैं मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। यानी कि जो भी प्रोग्रेस एक बच्चा स्कूल एक्टिविटीज में, पूरी स्कूल एक्सपीरियंस जो भी उसको मिल रहा है, जो भी प्रोग्रेस कर रहा है, उसको इकट्ठा करना वो मूल्यांकन कहलाता है। इंग्लिश में भी देखो, क्वेलिन एंड हाना, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन द चेंज इन बिहेवियर, कि व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, मतलब पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद। पढ़ाने के बाद जब इवैल्यूएशन कर लिया तो पहले कैसा था बच्चा और अब कैसा हो गया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसको गैदर करना उस इंफॉर्मेशन को, और इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट यानी कि एनालाइज करना, उसका रिकॉर्ड बनाना कि अच्छा चेंज हुआ या बुरा चेंज हुआ उसके अंदर, या चेंज ही नहीं हुआ, क्या चीजें हुई इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल, स्कूल में प्रगति के दौरान। एक है डेफिनेशन कोठारी कमीशन की, देखो हिंदी में है पेज 270 पे 8th डेफिनेशन है, एंड इंग्लिश में 163 पेज पे टॉप पे गिवन है डेफिनेशन कोठारी कमीशन की। तो कोठारी कमीशन कब आएगा? कोठारी कमीशन पढ़े? हाँ, 64 to 66 रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने। फिर उसके आधार पे 1968 वाली जो पॉलिसी थी ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर वो आई थी पॉलिसी। तो देखो इन्होंने क्या बोला, अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है, पूरे एजुकेशनल सिस्टम से रिलेट करता है और बिल्कुल उसका पार्ट है, और शिक्षण के जितने भी लक्ष्य हैं वो पूरे हुए कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स, उनसे ये रिलेट करता है। इंग्लिश में भी देखो लिखा है सेकेंड लाइन में, इट इज नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेटर्स एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनसे संबंध रखता हुआ है। और भी डेफिनेशन है जो आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक है डांडेकर की डेफिनेशन, देखो इंग्लिश में उसी पेज पे 162 पे नीचे से थर्ड डेफिनेशन है, नीचे से थर्ड, और हिंदी में है 7th, हिंदी में है 7th। ये बोलते हैं मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त किया। बहुत सिंपल डेफिनेशन और बहुत क्लियर है, क्लियर कट मीनिंग एक्सप्लेन कर रही है आपको इवैल्यूएशन का, कि एक क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंशियल सिस्टमैटिक ऑर्डर है जो हमें यह बताता है कि जो भी बच्चा आप पढ़ा रहे हो, जिसका भी मूल्यांकन कर रहे हो, किस सीमा तक वो पहुंच गया। उद्देश्य, मान लो एक उद्देश्य निर्धारित किया तो उसके किस लेवल तक वो पहुंच गया है, किस लेवल तक, 50% पहुंच गया है, 60% एक्वायर कर लिया, 70% या पूरा ही उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है। इवैल्यूएशन हमें ये बताता है। तो ये था आपकी डेफिनेशंस, इसके अलावा और भी हैं कई सारी, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आप इसका मीनिंग इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव है। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे ना तो उसमें भी आएंगी ये चीज, इसको लिखते हुए चलो साथ साथ, कि जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत ज्यादा,
कॉम्प्रिहेंसिव होने का क्या मतलब है? बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करता हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करता हुआ है। जैसे पहले इवैल्यूएशन टर्म जो पहले यूज नहीं होती थी, ये एक न्यू टर्म है, ठीक है, न्यू टर्म है, नई इकाई है ये जो अब यूज होने लगी है। इसका ये मतलब है, हाँ जी, गेट क्लोज कर दो। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सिर्फ बच्चों की स्कोलास्टिक एक्टिविटीज नहीं कवर करेगा, स्कोलास्टिक को करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चे ने कितना मेंटली डेवलप किया, कितना फिजिकली डेवलप किया, कितना मोरल उसके अंदर चेंजेस आए, सब कुछ कवर करेगा, सब कुछ। कॉम्प्रिहेंसिव का ये मीनिंग होता है सब कुछ कवर करेगा इवैल्यूएशन, नई टर्म है आपकी बिल्कुल। और ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है कि सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे, जैसे टेस्ट में नंबर्स मिलती है ना, तो उसको हम इवैल्यूएशन नहीं बोलेंगे। जैसे टेस्ट दिया आपने या आप बच्चों का टेस्ट लेंगे, सिर्फ उसको इवैल्यूएशन नहीं बोला जाएगा, वो एक तरीके की टेस्टिंग हो गई जो कि इसका ही पार्ट है। अभी इसी में आगे मेजरमेंट भी देखेंगे, मापन भी इसी का एक पार्ट होता है। मापन यानी कि मेजरमेंट अभी मैंने सुना, मैम भी पढ़ा रही थी आपको, पर्सनालिटी टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट और ये सब जो होते हैं वो होते हैं मेजरमेंट, उनको मेजर किया जा सकता है। जैसे IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वो मेजर होता है। मेजर क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, नंबर्स के फॉर्म में आता है ना IQ निकल के, इसलिए उसे मेजरमेंट कहा जाता है, इवैल्यूएशन नहीं कहा जाता इसलिए उसे। अब देखो और मार्क कर सकते हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं, पहली लाइन जो मार्क कर लो, मूल्यांकन का शब्द मापन से भी कहीं ज्यादा अधिक व्यापक है। व्यापक यानी कि वही कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक रूप में बताया जाता है। हाँ बोलो, कौन है? सोनम। मूल्यांकन से कोई चीज कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है इस चीज का पता लगता है। ये भी आपकी बुक्स में गिवन है पॉइंट्स, अदरवाइज भी नोट करते हुए चलो। बच्चे की सिर्फ एजुकेशनल चीजों के बारे में नहीं पता चलता, उसके पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आया उसके बारे में भी इससे पता चलता है, व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। जो उद्देश्य पहले डिसाइड होते हैं करिकुलम बनाते समय जो उद्देश्य डिसाइड होते हैं वो उद्देश्य कितने पूरे हुए या नहीं, ये इवैल्यूएशन की हेल्प से पता लगेगा। उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए जाते हैं वो पूरे हुए या नहीं उसका पता लगेगा। इसके अलावा टीचिंग मेथड जो भी आप यूज करेंगे क्लास में वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा उसके बारे में इवैल्यूएशन से पता लगेगा। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, आपके हिसाब से बहुत अच्छा, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को इससे सारी चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन हो सकता है मूल्यांकन करने के बाद आपको पता लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे ही अच्छा लग रहा था, ये बच्चों के अप्रोप्रिएट नहीं था, तो वो इसी के हेल्प से पता लगेगा कि टीचिंग मेथड इफेक्टिव है या नहीं है। इसके अलावा क्या नोटिस करता है इवैल्यूएशन? चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन को भी हम मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं उसका भी। नेक्स्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ या कितना नहीं। ओवरऑल में सारे डेवलपमेंट जो भी आपने पढ़ रखे हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, हर तरीके का डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ या कितना नहीं वो हम कर सकते हैं। लिमिट वर्ड याद रखिएगा इसमें कि लिमिट को पहचान सकते हैं कि बच्चे ने किस सीमा तक किसी चीज की प्राप्ति की, किसी चीज यानी कि उद्देश्य भी हो सकता है या कितना उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ वो भी हो सकता है। क्या हो गया, गर्मी लगने लगी?
इंग्लिश वाले देखो अब स्टूडेंट्स, ये मीनिंग था इवैल्यूएशन का और डेफिनेशंस, दो चीजें हो गई। इंग्लिश मीडियम वाले देखो पेज 162 पे सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया गया है। इवैल्यूएशन फर्स्ट लाइन ही है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएशन इन एजुकेशनल सेटिंग is the process whereby we seek evidence that the learning experience we have designed for students are effective or not। यानी कि जो भी हमने बच्चों के लिए अनुभव देने के लिए उन्हें जो भी चीजें डिसाइड करी हैं वो प्रभावशाली है या नहीं, वो हमें इवैल्यूएशन से पता लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस। ठीक है, मेजरमेंट इवैल्यूएशन इसको अभी छोड़ दो, अभी एक्सप्लेन करूंगी एंड में इसे। क्यों? क्योंकि पहले इवैल्यूएशन को समझना पूरा जरूरी है। इवैल्यूएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या पर्पस है, क्या नीड है, इसको समझ लोगे तो दोनों में कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। हिंदी में तो देखो टैबुलर फॉर्म में दे रखा है कंपैरिजन 272 पेज पे, लेकिन इंग्लिश में नहीं दे रखा कंपैरिजन। नहीं, इंग्लिश में भी दे रखा है 167 पे गिवन है। तो इसको एंड में करेंगे जब इवैल्यूएशन पूरा समझ लेंगे, पहले इवैल्यूएशन समझो पूरा। इंग्लिश में निकालो पेज 164 गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखो गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, मतलब इवैल्यूएशन का क्या लक्ष्य है। लक्ष्य है कि हमें फीडबैक मिल जाता है, फीडबैक मिलता है, इसकी हेल्प से फीडबैक से क्या क्या चीजें कर लेंगे हम, जो भी हमें फीडबैक मिलेगा उससे हम क्या क्या चीजें कर लेंगे, इंप्रूवमेंट्स कर लेंगे। किस किस चीज में इंप्रूवमेंट कर लोगे बताओ, सुधार किन किन चीजों में ले आओगे? पढ़ाने के तरीके में और टीएलएम्स में, एक्सप्लेन करने में, और बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा तो। हाँ, कंटेंट नॉलेज में और मेथड्स। तो गोल एट द एंड लक्ष्य क्या होता है, जैसे आप सब टीचिंग में हैं, प्री सर्विस में हैं अभी, है ना, कोर्स कर रहे हैं, आप सबका अल्टीमेट एम क्या है एट द एंड कि भाई टीचर बन जाना, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है, एट द एंड अल्टीमेट एम होता है ना वही। ऐसे ही इवैल्यूएशन का अल्टीमेट एम क्या है कि हमें ऐसा फीडबैक मिल जाए जिसकी हेल्प से हम क्या कर सके, सुधार कर सके हर चीज में, एवरीथिंग। टीचिंग मेथड्स हो गए, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो गई, कैसा पढ़ा रहे हैं, बुक्स हो गई, बच्चों में हो गया, हर चीज में सुधार कर सके। तो ये होता है अल्टीमेट गोल। गोल एक एंड पॉइंट होता है हमेशा हर चीज का। गोल, गोल या एम वर्ड भी यूज होता है, वो एंड चीज होती है। इसको हासिल करने के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, अलग अलग उद्देश्य लगाते हैं। देखो दोबारा बताती हूँ आपको, जैसे उद्देश्य और लक्ष्य वर्ड कई बार सेम सेम कई जगह देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो छोटे छोटे एक स्टेप्स होते हैं जो आपको किसकी तरफ लेके जाते हैं, गोल की तरफ, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, और गोल हो गया लक्ष्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वो छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको एक गोल की तरफ लेके जाएंगे, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट कई जगह के आपकी बुक्स में ही बहुत जगह यूज हुए हैं एक दूसरे की जगह ये वर्ड्स। नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में निकालो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेज नंबर, हिंदी में है पेज 280 पे, हिंदी में है कैरेक्टरिस्टिक्स 280 पे। यूनिट 4 नहीं है, यूनिट 5 है, यूनिट 4 विकास सर ही कंप्लीट करवाएंगे। अच्छा 4 है, सॉरी सॉरी, हाँ यूनिट 4 है, यूनिट 3 विकास सर कंप्लीट करवाएंगे, सॉरी। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो तो लिख लो। पहला हो गया, देखो इंग्लिश में 6 दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और हिंदी में 5 है, हिंदी में 5 है, इंग्लिश में 6 है। तो जो भी एक दूसरे में नहीं है मैं सारे यहां लिख दे रही हूं, आप अपने में देख के लिख लेना जो आपकी बुक में नहीं है। पहला हो गया कि इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, यानी कि व्यापक। ये है विशेषताएं, विशेषताएं हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स। इवैल्यूएशन करे ही ना, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, आपका टेस्ट ही ना होए, बाद में पेपर ही ना होए, क्या करोगे फिर? तो आपको कोई जॉब दे रहा है, ऑफर कर रहा है, उसको कैसे पता लगेगा आपको वास्तव में आती है? आपको कितना वो जज करेगा, कितने दिन बुला के आपको ये टेस्ट लेगा वो?
उसके लिए कागज होना जरूरी है ना कि इस बंदे को ये चीज आती है। कितनों से बात करेगा? ऐसे तो सब पहुंच जाएंगे, जिनके पास डिग्रीज नहीं है ऐसे तो सब पहुंच जाएंगे, वो कितनों से बात करके पता करेगा? फिर वो तो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है वो इतना अच्छा ना ऑब्जर्व कर पाए, उसको जरूरत हो पेपर की कि दिखाओ कहाँ है डिग्री। हाँ, कई कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वर्क चाहिए, कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, इवैल्यूएशन तो होगा ही होगा ना। बच्चा अगली क्लास में जाने के लिए रेडी है कि नहीं कैसे पता लगेगा? बच्चा सेकंड क्लास में गवर्नमेंट स्कूल्स में सेकंड क्लास में सिर्फ 1 डिजिट का प्लस, फर्स्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 1 डिजिट के प्लस माइनस चल रहे हैं अभी, लेकिन वहीं पे प्राइवेट में 2 डिजिट पे पहुंच चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो सेकंड क्लास में जाने से पहले नेक्स्ट टीचर को कैसा पता लगेगा कि इस वाले बच्चे को ये चीज आती है कि नहीं? पूरे साल वो देखती रहेगी, अगर पहले से उसके पास परफॉर्मा मिलेगा प्रीवियस टीचर का, उसको इजी हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट टीचर के लिए भी इजी हो जाता है इवैल्यूएशन की हेल्प से। पहला लिखो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, कि इवैल्यूएशन व्यापक होता है, हर क्षेत्र कवर करता है, हर क्षेत्र कवर करता है। दूसरा है कॉन्टिन्यूटी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मीनिंग हो गया कि रोज टेस्ट लो उनके, फिर इंटरवल पे टेस्ट लो, और हाँ, तो वो उसको इवैल्यूएशन थोड़ी कहेंगे, प्रॉपर इवैल्यूएशन पूछ रही हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ। इवैल्यूएशन, मैं टेस्टिंग नहीं पूछ रही, जो टेस्ट क्लास में ले रहे हैं वो नहीं पूछ रही मैं इवैल्यूएशन पूछ रही हूँ कि कैसे वो कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ हुआ? 2 बार ही तो हुए। कंफ्यूज हो गए? बोलो। हाँ, एग्जैक्टली इवैल्यूएशन हर चीज का है। तो बच्चे को प्लेग्राउंड में ले जा रहे हो, अकेले गुमसुम बैठा है, इवैल्यूएट कर लिया भाई कुछ हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, इवैल्यूएट कर लिया बहुत अच्छा है एक्टिव, बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है या कोई और गेम खेल रहा है, इवैल्यूएट कर लिया गेम्स में अच्छा है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कि हर चीज में, क्लास में ग्रुप में डिवाइड कर दिया क्लास को 4 पार्ट्स में, ग्रुप एक्टिविटी में बहुत अच्छी लीडरशिप निभा रहा है तो इवैल्यूएट कर लिया कि बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स है, इसको बोला जाता है इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअस है, कि हर चीज में आप इवैल्यूएट कर पा रहे हो, टीम वर्क कर पा रहा है कि नहीं। आप में से जिसने भी 10th में सीसीई सिस्टम से पास किया है, आपके पास बड़ी मार्कशीट मिली होगी आपको, एक कई बच्चों को बड़ी वाली मार्कशीट मिली होगी, आपके घर में आप देखना किसी को मिली हो बड़ी वाली मार्कशीट, उसमें देखना हर छोटी छोटी चीज, हेल्थ एंड हाइजीन अच्छा है कि नहीं बच्चे का, टीम वर्क अच्छा है कि नहीं, टीम स्पिरिट कैसी है, टीचर्स के साथ कैसे बात करता है, हर चीज को इवैल्यूएट करके किन टर्म्स में लिखा गया? ग्रेड्स के टर्म्स में, ग्रेड के टर्म्स में लिखा हुआ है, ए बी सी ऐसे करके, तो उसी को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस, की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट देखो क्या है, इवैल्यूएशन एसेस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स, जो मैंने पहले ही बता दिया, और हिंदी में है, हिंदी में नहीं है ये वाला पॉइंट, तो लिख लो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक एस्पेक्ट्स को भी। इसका ये मीनिंग है कि एकेडमिक ये जो बुकिश नॉलेज है और अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज सारी चीजों को इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट है हिंदी में देखो, केवल कक्षा तक सीमित नहीं, नॉन कन्फाइनमेंट टू क्लासरूम, नॉन कन्फाइनमेंट टू क्लासरूम, नॉन कन्फाइनमेंट टू क्लासरूम यानी कि जो वही अभी प्लेग्राउंड वाला एग्जांपल था ना, कि सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, हर जगह इवैल्यूएट कर सकते हो बच्चे को, हर छोटी छोटी चीज में इवैल्यूएट कर सकते हो, तो वो है नॉन कन्फाइनमेंट टू क्लासरूम, कक्षा तक सीमित नहीं है। और है इसमें हिंदी में है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एजेंसीज कंसर्न्ड विद एजुकेशन, लिख लो, इंग्लिश वाले लिखना चाहो तो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एजेंसीज कंसर्न्ड विद एजुकेशन,
इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एजेंसीज कंसर्न्ड विद एजुकेशन। इसका ये मीनिंग है, एजेंसी वो गैस एजेंसी और ये एजेंसी की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब हो रहा है कि एजुकेशन से कौन कौन डील करता है, एजुकेशन में कौन कौन जुड़ा हुआ है, बच्चे जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और अदर टीचर्स जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं कई सारे, ठीक है। स्टेक होल्डर्स यानी कि जो एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं, पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंशियल एड्स दे रहे हैं, रिसोर्सेज प्रदान कर रहे हैं, सोसाइटी हो गई, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के। गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है एजुकेशन की। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है। सबका इन्वॉल्वमेंट कैसे कर पाओगे, जैसे पीटीए मीटिंग्स होती हैं तो पेरेंट्स से उनके बारे में जानकारी लो, और अच्छा बताओ सोसाइटी जो अपना समाज है उसको कैसे इन्वॉल्व करोगे इवैल्यूएशन में। पेरेंट्स को तो पीटीएम से इन्वॉल्व कर लोगे, पीटीएम में पूछ लिया या कांटेक्ट में हो तो पूछ लिया, और किसी चीज को कैसे इन्वॉल्व करोगे, सेमिनार्स हो गए। किन किन को इनवाइट करोगे? बोर्ड मीटिंग्स तो मतलब बच्चों से क्या लिंक है उनका, मतलब बच्चों से लिंक है मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन कैसे रिलेट कैसे करोगे? हाँ तो इवैल्यूएशन से कैसे रिलेट करोगे? राइट, विजिट करवा सकते हो, जैसे बाहर कहीं लेके जा रहे हो रेल म्यूजियम, तो कम्युनिटी का कोई सामान यूज कर रहे हो ना, समाज का सामान है वो रेल म्यूजियम जो बना हुआ है समाज में है, कहीं साइंस म्यूजियम लेके जा रहे हो, किसी पार्क में लेके जा रहे हो, गार्डन में लेके जा रहे हो, तो कम्युनिटी का यूज कर रहे हो इसमें, तो एजेंसी ऐसे इन्वॉल्व होती है। फिर है लास्ट पॉइंट है इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। इवैल्यूएशन किस में हेल्प करती है? पूरा एजुकेशनल शैक्षिक प्रक्रिया में इंप्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए योगदान देती है शिक्षा प्रक्रिया में पूरी। इंग्लिश में देखो कौन कौन से पॉइंट रह गए। फोर्थ पॉइंट है, थर्ड तक तो हो गया। इंग्लिश में फोर्थ पॉइंट, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसीजर फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें एट द एंड चाहिए बच्चों के अंदर, इवैल्यूएशन धीरे धीरे बार बार करते रहोगे तभी तो इंप्रूव कर पाओगे, बार बार किसी चीज को करोगे तभी तो उनके अंदर इंप्रूवमेंट ला पाओगे। जब तक उनकी कमियों का नहीं पता लगेगा बच्चों की, तो सुधार किस पे करोगे? कमियों पर ही तो सुधार किया जाता है, तो कमियां पता लगाने के लिए इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और फिफ्थ है इसमें, इवैल्यूएशन डिस्कवर्स द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि इवैल्यूएशन करके स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम सेशन के दौरान, पूरा एक साल के दौरान हम सीखते हैं कि बच्चों की जरूरतें क्या है, और उस अकॉर्डिंग अपना जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स है उनको हम सेट करते हैं फिर। और लास्ट है पर्पस ओरिएंटेड, कुछ ना कुछ इसका उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य केंद्रित है, मतलब उद्देश्य केंद्रित है। नेक्स्ट है फंक्शंस, हिंदी में भी फंक्शंस ही है। नेक्स्ट, मूल्यांकन के कार्य और उपयोगिता, यूटिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, और इंग्लिश में भी उसी पेज पे 164 पे फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। देखो पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो, पहला है विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना, टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल। इसके फंक्शंस यानी कि इवैल्यूएशन से क्या क्या काम कर सकते हो आप, कार्य इसके क्या क्या है, वर्क। पहला है टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल, उपलब्धि का ज्ञान। उपलब्धि यानी कि कौन बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, उसी के थ्रू पता लगेगा आपको, उनका टेस्ट लोगे, उनका चीज इवैल्यूएट करोगे। कौन एवरेज है, ठीक है, कौन कैसा है, स्लो लर्नर है, कोई डिफिकल्टी आ रही है बच्चे को, ये सब इसी के थ्रू पता लगेगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू इंप्रूव स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक, पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट कर पाओगे। पर्सनालिटी वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ओवरऑल बिहेवियर। और जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी बताइए, पर्सनालिटी से क्या समझते हैं आप? पर्सनालिटी वर्ड से, व्यक्तित्व से। हाँ, इवैल्यूएशन की डेफिनेशन के बाद मीनिंग बताया और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। हाँ जी, पर्सनालिटी। और पीछे से बताओ। पर्सनालिटी वर्ड सबने सुना है ना?
एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कभी कभी दिए होंगे, तेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, क्या होता है उसका मीनिंग? आउटर पर्सनालिटी ओनली। पर्सनालिटी सिर्फ आउटर नहीं होती, इनर भी होती है। वही है, वही समझाना चाह रही थी बस मैं आपको कि सिर्फ मास्क नहीं है जो हमारे चेहरे पे है, ये मास्क नहीं, मतलब मुखौटा, हमारे चेहरे का मुखौटा सिर्फ वो नहीं होता आउटर पर्सनालिटी, इनर भी होनी चाहिए। आउटर में बहुत टिप टॉप बढ़िया कपड़े पहन लिए, गाड़ी से उतर रहे हो महंगी सी, बहुत बढ़िया वॉच पहन रखी है, बड़ा महंगा फोन ले रखा है, दूर से दिख रहे पे बहुत अच्छा, मुंह खोलोगे तुरंत अंदर की बातें पता लग जाएंगी। तो दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, वही है ये। नेक्स्ट है टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग, ओवरऑल बिहेवियर। ठीक है ठीक है ठीक है, जो जिसने भी जवाब दिया फिजिकल मेंटल मोरल, हाँ सही है, ठीक है। सुनीता, प्रिया, गुरप्रीत, निक्की, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया ठीक है। थर्ड है टीचिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए, टीचिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर है टू क्लियरिफाई ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य को स्पष्ट करना। देखो यहाँ पे लक्ष्य वर्ड लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है ऑब्जेक्टिव, जो कि गलत है, जो कि गलत है। लक्ष्य की जगह गोल्स होने चाहिए, अगर लक्ष्य वर्ड हिंदी में है तो गोल वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए। फिर है हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लासिफाई कर पाते हैं स्टूडेंट्स को। क्लासिफाई करने का मतलब है कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन मीडियम टाइप का है, कौन कैसा है, उस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग उन्हें चीजें फिर प्रोवाइड भी की जा सकती है, इसलिए क्लासिफिकेशन हेल्पफुल है। नेक्स्ट है एक्ट एज इंसेंटिव, प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा के रूप में कार्य करना। फिर है हेल्पफुल इन एडमिशन, दाखिले में सहायक, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, आपने पूछा था ना क्यों करते हैं इवैल्यूएशन, वही है ये सारे पॉइंट्स, और वो दाखिले वाला पॉइंट आपके लिए ही गिवन है शायद। दाखिले में सहायक, हेल्पफुल इन एडमिशन। जैसे नीट के पेपर्स होते हैं ना मेडिकल में, तो जैसे आप कह रहे थे इवैल्यूएशन नहीं होगा तो क्या होगा, अब नीट का पेपर ही ना रखें, कैसे एडमिशन देंगे फिर मेडिकल फील्ड में, कैसे पता लगेगा कि कौन कैपेबल है कौन नहीं है? तो कैपेबिलिटी वर्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे कि काबिलियत भी पता लगती है इसके थ्रू, एबिलिटीज भी पता लगती हैं किसके अंदर क्या है और क्या नहीं। टू अवार्ड स्कॉलरशिप, यानी कि छात्रवृत्ति देने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, छात्रवृत्ति दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों, प्री मैट्रिक यानी कि 10th से पहले भी और पोस्ट मैट्रिक 10th के बाद भी, उसके बाद भी दी जाती है। इवन गर्ल चाइल्ड को ज्यादा मिलती है बहुत सारी स्कॉलरशिप, SC ST OBC प्लेंटी ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की साइड से, बहुत सारी, तो वो देने में सहायक होती हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस, निर्देशन देने में, करिकुलम में बदलाव करने में। करिकुलम में बदलाव कैसे कर लेंगे, जब हमें पता लग रहा है कि कोई टॉपिक बिल्कुल इररेलेवेंट है, चले ही जा रहा है बहुत सालों से, तो उस टॉपिक को हटा देना करिकुलम से, या उस एक्टिविटी को हटा देना, या न्यू ऐड कर देना, पुरानी हटा देना, कुछ भी तो करिकुलम में चेंज कर सकते हो। टू इन्फ्लुएंस लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रगति की रिपोर्ट करना, टू रिपोर्ट प्रोग्रेस, की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हो कि पहले यहाँ था बच्चा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, नीचे तो नहीं आ रहा कहीं, तो ग्राफिकली प्रॉपर्ली पता लग सकता है रिपोर्ट कार्ड अप जा रही है या डाउन जा रही है। टू प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च, यानी कि अनुसंधान करने के लिए डाटा भी मिल जाता है, हायर स्टडीज जब करते हैं उनके लिए हेल्पफुल है वो। इंग्लिश वाले देखो, पहला वही है टू नो द पीपल देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों को अपने बारे में ज्ञान हो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेस कमियों के बारे में ज्ञान हो। फिर है मोटिवेशन, टू इट क्रिएट्स अ मोटिवेशनल इफेक्ट, बेटर ग्रोथ होती है उनकी, गुड स्टडी हैबिट्स आती है। इवैल्यूएशन बार बार करते रहोगे ना जब क्लास में, जब बच्चों को पता लग जाएगा, अगर मान लो एकेडमिक चीजों का कर रहे हो, बुकिश नॉलेज और ये सब जो है सब्जेक्ट्स का, बार बार टेस्ट लेते रहोगे, छोटे छोटे टेस्ट, छोटा रीडिंग बुला के करवा ली या वोकैबुलरी पूछ ली, तो बच्चे ना सजग रहेंगे। सजग का मतलब समझते हो, अटेंटिव, तो इससे अटेंटिवनेस बढ़ती है बच्चों की,
इसका एक मेरिट के तौर पे लिख सकते हो, एक एडवांटेज इवैल्यूएशन का, कि बच्चे अटेंटिव रहना सीख जाते हैं इससे, कि मैम कभी भी कुछ भी पूछ सकती हैं, कभी भी कोई भी टेस्ट हो सकता है, तो अटेंटिवनेस हो गया। कहां कहां पे हमें रेमेडी लगानी है, रेमेडी क्या होता है, उपचार, नाइस। तो कहां कहां पे, एक तो फंक्शन हो गया इसका डायग्नोस, ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दोनों लिख लो, ये हो गया निदान, ये हो गया उपचार। डायग्नोस्टिक सेंटर सबको पता है, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट होते हैं हर जगह, ठीक है। क्या डायग्नोस करते हैं, आपके अंदर की बीमारी, आपके अंदर की बीमारी, उसके बाद क्या दी जाती है आपको, दवाई, डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो ऐसे ही टीचिंग में भी है, इवैल्यूएशन हेल्प करता है डायग्नोस करने में, यानी कि कमी निकालने में। कमी किसी भी चीज में हो सकती है, देखो बच्चे, स्टूडेंट में भी हो सकती है, ठीक है, टीचर के खुद के अंदर हो सकती है, उसके मेथड के अंदर हो सकती है, या खुद करिकुलम के अंदर भी हो सकती है। तो कोई भी चीज की प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना, कि अगर मान लो पूरी क्लास को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 40 को कोई टॉपिक समझ आ गया, 40 को आ गया, 10 को नहीं आया, इसका मतलब टीचिंग मेथड नहीं खराब, हो सकता है बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना या कुछ। लेकिन अगर 50 में से 20 बच्चों को ही आया समझ, 30 को नहीं आया, तो जरूरत है आपको अपना मेथड देखने की। इसे ही बोला जाता है डायग्नोस करना, इसे ही बोला जाता है डायग्नोस करना, कि अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे को समझ आ रहा है, इसका मतलब बाकी बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना, अगर कम से कम बच्चों को समझ आ रहा है, इसका मतलब टीचिंग मेथड में कुछ प्रॉब्लम है या करिकुलम में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, इसी के साथ है, दोनों एक साथ होते हैं, डायग्नोस एंड रेमेडी। तो रेमेडी देने का क्या मतलब होता है, उपचार करना उस चीज का, कमी पता लग गई, अब उस चीज का उपचार करेंगे। उपचार कैसा करेंगे, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देके, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्कशीट, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक तरीके से हर चीज के लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, हर चीज के लिए। कोई बच्चा अगर गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, गेम्स एक्टिविटीज में कोई खो खो खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, या कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या उसको खेलना नहीं आ रहा, जब अवसर मिलेंगे उसे और खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी तो उसकी कमी का निदान हो, उसका निदान उपचार होगा ना, जो भी उसकी कमी है। तो यही चीज है इसमें, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। और इवैल्यूएशन किस लिए काम आता है, देखो पॉइंट नंबर 6 है पेज 165 पे, इट हेल्प्स द टीचर इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज, मार्क्स देने में, पीपल प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब पॉइंट्स हिंदी वाले में भी थे। प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन देखना है हिंदी में, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, या नीड एंड इंपॉर्टेंस, देखो नीड एंड इंपॉर्टेंस तो होगा, इंपॉर्टेंस नहीं गिवन है इसमें, नीड, हाँ जी, नीड एंड इंपॉर्टेंस गिवन है। 274 पेज निकालो, 274 एंड 275, जो भी टॉपिक्स होते जा रहे हैं ना, उन पे एक टिक लगाते जाना, ताकि अगर बाद में सर क्लास लेंगे ना, तो आप उनको बता सको कि कौन कौन से टॉपिक हो गए। 274 एंड 275, जो पॉइंट्स पहले रीड किए, मौमिता चैटर्जी जो पॉइंट्स पहले रीड किए वो हिंदी के बुक के थे, और जो बाद में रीड किए वो इंग्लिश वाली बुक में से थे। इंग्लिश में है 165, नीड एंड इंपॉर्टेंस। इंग्लिश में देखो फटाफट फटाफट फिनिश किया गया है, बस छोटे से 5 पॉइंट दे दिए गए हैं, 5-6 पॉइंट्स, और हिंदी में ज्यादा गिवन है। तो देखो इंग्लिश वाले, देखो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, जरूरत क्या है इवैल्यूएशन की, क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, उद्देश्य जो भी हैं उनको, उनकी पूर्ति करना। डायग्नोस, वही जो फंक्शंस है ना, वही तो इंपॉर्टेंस होंगे, एक तरीके से सिमिलर ही है। देखो सेकंड पॉइंट वही डायग्नोस वाला है, कि जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको पहचानना कि क्या कमी है। तीसरा आ गया टू डिटरमाइन रेडीनेस ऑफ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। रेडीनेस वो बताया था ना आपको, एक पॉइंट, तत्परता या अटेंटिवनेस बिल्ड हो जाती है बच्चे के अंदर, ये इंपॉर्टेंस है। मेरिट वाला जो एक पॉइंट बताया था ना, अटेंटिवनेस, वो वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है टू फॉर्म स्टूडेंट्स क्लासरूम ग्रुप फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टार बना लो। ये क्यों है अच्छा पॉइंट, कि अगर कोई एक्टिविटी करानी है, जैसे मान लो डांस कंपटीशन होना है स्कूल में, स्कूल बाहर के लेवल पे जाना है, इंटर स्कूल लेवल पे, अगर पहले से आपको पता रहेगा कि क्लासरूम में 40 बच्चों में से कौन से 5 बच्चे मेरी क्लास में अच्छे हैं डांस में, तो फटाफट आप छांट लोगे ना, ग्रुप्स बन जाएंगे फटाफट। तो ऐसे ही ग्रुप्स बनाने में इवैल्यूएशन काम करता है।
ग्रुप्स बनाने में, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, जरूरी नहीं है डांस है, सिंगिंग भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, वोकैबुलरी के लिए कहीं बाहर जाना है या स्कूल में कोई प्रोग्राम होना है तो पहले से पता लग जाएगा आपको। फिर वही है कि स्टूडेंट्स को असिस्ट करना उनकी प्रॉब्लम में और रिपोर्ट तैयार करना, प्यूपिल रिपोर्ट। हिंदी में देखो, नीड में, नीड ऑफ इवैल्यूएशन की फर्स्ट लाइन मार्क कर लो। मूल्यांकन एक नवीन संकल्पना है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया, क्रियाओं, सीखने की स्थितियों, पाठ्यक्रम, छात्र तथा शिक्षक सभी का प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन किया जा सकता है। सिर्फ मूल्यांकन स्टूडेंट का नहीं होता, ये पहले भी आपको बताया मैंने। और इसमें है, आपको देखना है, आप 275 से ऊपर से फोर्थ लाइन देखो, थर्ड लाइन, 275 में ऊपर से थर्ड लाइन, हिंदी मीडियम 275 ऊपर से थर्ड लाइन, यह है उसकी विशेष योग्यताओं, रुचियों को उसके व्यावसायिक तथा शैक्षणिक जीवन, करियर तथा भविष्य की योजना तैयार करने के लिए पूर्ण अनुमान के लिए आवश्यक है कि भावी जीवन में आगे चल के बच्चा किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसलिए इवैल्यूएशन जरूरी है। कई बार 10th में ऐसा होता है ना, जिसके अच्छे नंबर नहीं आ पाते, कई बार कम नंबर आते हैं तो उसको टीचर्स मना करते हैं कि साइंस क्या करोगे लेके। ऐसा पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। पहले ऐसा होता था, उसको मना किया जाता था, साइंस लेके क्या करोगे, ये ले लो, कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो। उस चीज नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो नहीं देते, लेकिन अब भी चेंजेस आ गए हैं। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो एक एग्जामिनेशन लिया जाता था ना 10th में, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया जाता था कि बच्चे के अगर नंबर उस फील्ड में नहीं है अच्छे तो उसको ना दी जाए वो फील्ड। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा रहता था, साइंस लेने का सिर्फ प्रेशर रहता था फैमिली की साइड से। बहुत होता था ऐसा, बहुत होता था कि सिर्फ प्रेशर में ली जाती थी, कोई अपनी खुद का इंटरेस्ट नहीं होता था। तो इसलिए भावी जीवन के लिए हाँ, नहीं हो पाता था, छोड़ भी देते थे, छोड़ देते थे। दोबारा 11th में कई बच्चे क्या करते थे, सब्जेक्ट चेंज करते थे, बहुत बच्चे सब्जेक्ट चेंज करते थे, नहीं हो पाता था। और फिर भी अगर कर लिया किसी तरह तो 12th के बाद स्ट्रीम छोड़ देते थे, कुछ और ऑप्ट कर लेते थे। तो ऐसा रहता था। तो ये इसका नीड हो गई। इंपॉर्टेंस में आ गया कि बच्चों की निहित योग्यताओं के बारे में जानकारी। हाँ, फंक्शन, मेरिट, ये जितनी भी चीजें हैं ना, नीड, ये सब सेम है, सेम है। सोनम बोलो। तो बच्चों की निहित योग्यता, निहित मीन्स इनेट एबिलिटीज, इनेट मीन्स जो उनके अंदर पहले से हैं, बाय बर्थ, बाय बर्थ जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में जानकारी के लिए इवैल्यूएशन हेल्पफुल है। फिर है उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, ये पॉइंट भी बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। इसका फंक्शन ही है ये, फंक्शन या इंपॉर्टेंस कुछ भी कह सकते हो। छात्र की उपलब्धि, उपलब्धि वाला पॉइंट भी लिखा था ना, अचीवमेंट की, अचीवमेंट कितना हुआ। फिर है प्रदत्त ज्ञान की सीमा ज्ञात करने के लिए, यानी कि प्रदत्त ज्ञान होता है जो आप ऑलरेडी दे चुके हो, बच्चों को डिलीवर कर चुके हो ऑलरेडी, जो बच्चों को ज्ञान दे चुके हो वो कितने हद तक बच्चों को समझ आया उसके बारे में है ये, उसकी सीमा कितनी लिमिट उसकी हुई उसके बारे में है। फिफ्थ है शिक्षण में परिवर्तन तथा वांछित सुधार के लिए, कि टीचिंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए। और लास्ट है बालकों को प्रेरित करना, ठीक है, तथा निर्देशन प्राप्त करने के लिए, डायरेक्शन देना उन्हें। तो ये सारे पॉइंट्स है इसमें। देखो हिंदी में ना कितनी बार एम्स दे रखे हैं, पेज 277 पे देखो, फिर से एम्स गिवन है आपको। टू मेजर द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, टू इवैल्यूएट द स्किल्स, टू शो द वीकनेस, टू गिव नॉलेज रिगार्डिंग अटेनमेंट, वही सेम पॉइंट्स फिर से गिवन है। हिंदी में बार बार रिपीट है, कई बार। दोबारा देखो, एक पेज 279 पे भी गिवन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, 279 पे भी वही सेम गिवन है। 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं, वही सेम है। अभिभावकों को पता लगे, शैक्षिक क्रिया में मदद मिलती है, छात्रों के अध्ययन कर पाते हैं। अब एक बार 5 मिनट्स है ना, अभी कितना टाइम है अभी इसमें? तो 5 मिनट। चलो अब इसका एक बार वो देखो, मेजरमेंट, और उस पे आ जाओ। अब इवैल्यूएशन का मीनिंग आ गया समझ? किसी को पूछना है, कुछ पूछना है किसी को? पेज 272 in Hindi and 167 in English. Assessment
असेसमेंट और इवैल्यूएशन में भी फर्क होता है। असेसमेंट वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं। असेसमेंट यानी कि आकलन और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ये दोनों वर्ड्स भी एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में इसके बीच का डिफरेंस नहीं मींस पैराग्राफ में लिखा है, देखो 165 का लास्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। दिखा? तो असेसमेंट क्या होता है कि थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं इन टर्म्स को हम। असेसमेंट होता है जब बच्चों से हमें कोई फीडबैक इंस्ट्रक्टर को मिल रहा है, ठीक है, बच्चों से कोई फीडबैक इंस्ट्रक्टर को मिल रहा है और फिर टीचिंग लर्निंग में कोई चेंजेस कर रहे हैं हम। और इवैल्यूएशन इसी का अपोजिट, जब हम बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, जब हम बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं किसी चीज से रिलेटेड, इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट्स को फीडबैक दे रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार सेम यूज कर भी लिया जाता है, ठीक है। अब इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में देखो, इंग्लिश वाले देखो पहले पेज 167 पे, इवैल्यूएशन न्यू कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, और मेजरमेंट ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट वर्ड से ही पता लग रहा है मापन, मापन हिंदी में बोलते हैं ना, मापना किसी चीज को, मापना किसी चीज को, हाइट नाप रहे हो, वेट नाप रहे हो, कितना टेम्परेचर है वो नाप रहे हो, ठीक है, कितना वो प्रेशर गॉज सुना होगा आपने प्रेशर नापने के लिए, तो वो होता है, वो मेजरमेंट हो गया। आईक्यू हो गया, आईक्यू एक अलग है जो मेजर ही किया जाता है आपके एजुकेशन फील्ड में, आईक्यू हो गई वो चीज। तो वो नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएशन टेक्निकल टर्म है और मेजरमेंट सिंपल वर्ड है एकदम। इवैल्यूएशन का स्कोप बड़ा है और मेजरमेंट का नैरो होगा स्कोप, उसी का अपोजिट चलेंगे पॉइंट्स। इवैल्यूएशन व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ वो बताता है, व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ वो बताता है। बिहेवियरल चेंजेस को हम टेस्ट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस। और मेजरमेंट किस टर्म्स में बात करेगा, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करेगा। फोर्थ पॉइंट देखो, प्री डिटरमाइंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर टेस्टेड। प्री डिटरमाइंड यानी कि पूर्व निर्धारित, पहले से जो हम उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं, उनकी टेस्टिंग हम कर सकते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू। और मेजरमेंट में सिर्फ स्कोर्स और इन सब की बात होती है, परसेंटेज, स्कोर्स और ये सब। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, 7th वाला देखो, 7th वाला, इवैल्यूएशन में क्या क्या टेक्निक्स यूज हो रही हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, क्राइटेरिया हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टेंडेंसी हो गई, हायरार्की हो गई, ये सब चीजें हो गई। ये सब चीजें यूज की जाती हैं बिहेवियरल चेंज कितना हुआ कितना नहीं उसको मेजर करने में। और मेजरमेंट में क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट, मैम ने कराया था ना अभी, मेजरमेंट का टॉपिक शायद इंटेलिजेंट टेस्ट करा रही थी मैम या पर्सनालिटी टेस्ट, क्या बताया था मैम ने, पर्सनालिटी टेस्ट ना, तो वो है इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, वो मेजरमेंट में आ जाता है। 8th पॉइंट भी देखो, इवैल्यूएशन से हम बच्चे का इंटरेस्ट, उनकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड, टेंडेंसी, एबिलिटीज, काबिलियत, इन सब का पता लगा सकते हैं और मेजरमेंट से नहीं लगा सकते, मेजरमेंट से नहीं लगा सकते। इवैल्यूएशन का एम क्या होता है, आखिरी एम कि हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुधार करना है, ठीक है, अच्छा बनाना है। लेकिन मेजरमेंट का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। मान लो किसी की हाइट नाप रहे हो, उसका क्या उद्देश्य है, सिर्फ हाइट नापना ही उद्देश्य है ना, उसको बड़ा या छोटा तो नहीं कर दोगे किसी को हाइट नाप के। किसी चीज का प्रेशर गॉज से नाप रहे हो, प्रेशर को कम ज्यादा तो नहीं कर दोगे, ठीक है। टेम्परेचर नाप रहे हो, रूम में कितना टेम्परेचर इस टाइम हो रखा है या बॉडी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कम ज्यादा तो नहीं कर लोगे। तो मेजरमेंट का एम सिर्फ होता है मेजरमेंट ही करना, लेकिन इवैल्यूएशन करने का एम होता है कि पूरे जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें सुधार लाना चाह रहे हो आप। तो ये था आपका दोनों का डिफरेंस। अब हिंदी वाले देखो, पेज 272, पेज नंबर 272, मापन और मूल्यांकन। हाँ हाँ, हिंदी बुक में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स में सारी चीजें फिर से रिपीट करते हैं, इसे बार बार पढ़ के समझ भी आ जाता है। देखो, मापन में अंकात्मक रूप होता है, अंकात्मक यानी कि स्कोर्स के रूप में, अंक समझते हैं ना, मार्क्स के रूप में होता है। और मूल्यांकन में क्या है, अंक देने के बाद अंकों के मूल्यों का निर्धारण करना, अंकों के मूल्यों का निर्धारण करना। मूल्यांकन वर्ड का ही यही मीनिंग है। देखो,
मूल्यांकन वर्ड का ये शायद मैंने आपको नहीं समझाया अभी। मूल्य को आंकना कि किसका कितना मूल्य है, किस चीज का कितना मूल्य हुआ, उसी को बोला जाता है मूल्यांकन। किसने बोला? एग्जाम्पल हो गया कि मूल्यांकन जो आप क्लास में कर रहे हो किसी चीज का रिलेटेड, कि मान लो रीडिंग स्किल्स है, ठीक है, रीडिंग स्किल्स है बच्चों के अंदर, तो उसको आप जो भी मूल्य है रख के उसको आप आंक रहे हो कि कितना हुआ, कितनी रीडिंग है या कितनी रीडिंग स्किल्स नहीं है, उसको बोला जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट है देखो, वही क्षेत्र वाली बात कि क्षेत्र विस्तृत ना होके सीमित होता है, यानी कि नैरो कॉन्सेप्ट है मापन, और मूल्यांकन क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। देखो दोबारा इसका एक एग्जांपल और है, मेरे को याद आ गया अभी, जैसे ये पेन है, ये पेन है, तो इसका मूल्य आंकना कि ये पेन कितने का हो सकता है, ठीक है, इसको हम कैसे कैसे आंक सकते हैं, वो टेक्निक्स हो गई आपकी इवैल्यूएशन की जो एजुकेशन में यूज कर सकते हो। जैसे लिख के आंक सकते हो, स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, रुकावट तो नहीं आ रही लिखने में, ठीक है, इसका कलर कैसा है, या इसकी पकड़ने में ग्रिप कैसी है, तो इसका मूल्य आप कैसे आंक रहे हो कि 5 रुपए का अगर ये है तो 5 रुपए की चीज हमें ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसी को बोला जाता है मूल्यांकन। इसका एक एग्जांपल मोबाइल वाला भी, मोबाइल खरीदते समय ऑनलाइन अगर आपने शॉपिंग करी हो मोबाइल की तो उसमें फीचर्स लिखे आते हैं और उसका कंपैरिजन आता है साथ में दूसरे मोबाइल के साथ, या टीवी खरीद रहे हो, कोई भी गैजेट खरीद रहे हो, तो उसको ही बोला जाता है मूल्यांकन कि अगर ये चीज कोई मुझे 20,000 में दे रहा है, कोई फोन है 20,000 का, तो क्या वो 20,000 की मूल्य है, उसका उसकी वैल्यू है, उसी को आप आंक रहे हो ना उसके फीचर से कि उसमें कैमरा कितना मेगापिक्सल है, रैम कितनी है, उसकी स्टोरेज कितनी है, ये सब चीजें आंक के ही तो आप फोन लेते हो, उसी को बोला जाता है मूल्यांकन करना। इस एग्जाम्पल को यूज भी कर सकते हो अगर इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, किसी छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती मापन से, कि बच्चे को आप मेजर कर रहे हो किसी चीज में, टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट में स्कोर दे दिया, तो उसके पूरे व्यक्तित्व को आप निर्धारित नहीं कर लोगे कि अगर मैथ्स में बच्चे ने 10 में से 2 स्कोर किया, 2 आउट ऑफ 10 स्कोर किया, तो ये तो खराब ही है फिर पढ़ाई में। सारे सब्जेक्ट्स नहीं आंक सकते ना आप उससे, पूरा व्यक्तित्व उसका नहीं आंक सकते, लेकिन वही मूल्यांकन पूरे छात्र के पूरे व्यक्तित्व, पूरी पर्सनालिटी को संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्ति होती है उसकी। मापन का 4th पॉइंट देखो, पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है मापन, और ये उद्देश्यों पर आधारित होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई कितनी नहीं। और है इसमें 7th पॉइंट देखो, भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती, यानी कि मेजरमेंट जो है एकदम आप सार्थक का मीनिंग होता है कि एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते कि भविष्य में क्या चीज होने वाली है, लेकिन इवैल्यूएशन में आप काफी हद तक कॉन्फिडेंटली बता सकते हो, इवैल्यूएशन में काफी हद तक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बता सकते हो कि ये चीज ऐसी हो सकती है, लेकिन मेजरमेंट में नहीं बता सकते। वही सेम हाइट वाला एग्जांपल, हाइट मेजर कर रहे हो किसी बच्चे की, 10 साल के किसी बच्चे की हाइट मेजर कर रहे हो, तो उसका फ्यूचर नहीं बता सकते आप हाइट मेजर करके कि आगे चल के वो कितना लंबा होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो वो मेजरमेंट का वो हो गया। और लेकिन इवैल्यूएट जब किसी बच्चे को कर रहे हो किसी चीज में, तो आप उसका थोड़ा भविष्यवाणी लगा सकते हो। गेम्स एक्टिविटीज में अगर बहुत अच्छा दौड़ रहा है, रेसिंग बहुत अच्छी है, उसकी रनिंग बहुत अच्छी है, तो एक भविष्यवाणी बनाई जा सकती है ना कि एथलीट अच्छा बन जाएगा, लेकिन वही मेजरमेंट में नहीं हो सकता। और लास्ट है इसका पॉइंट देखो, मापन एक साधन है और मूल्यांकन एक साध्य है, यानी कि मापन एक प्रोसेस है, लेकिन मूल्यांकन एक तरीके का क्या होता है, एंड में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है उससे, एक तरीके से पॉसिबिलिटी पता लगती है, परीक्षाओं की आवश्यकता होती है उसके लिए, और इसमें मेजरमेंट में ज्यादा मेहनत, टाइम एंड एनर्जी, श्रम, ये सब नहीं चाहिए होता मेजरमेंट करते वक्त, लेकिन मूल्यांकन में चाहिए होता है। मूल्यांकन खुद में ही एक बड़ी टर्म है जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस लगता है, रुकना पड़ता है आपको। एक चीज सिखा दी आज बच्चे को, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा दोबारा से आंकने के लिए कि वो चीज जो आपने सिखाई, किसी भी चीज से रिलेटेड, पढ़ाई या प्लेग्राउंड, किसी भी चीज से रिलेटेड जो सिखाई, तो वो चीज अच्छे से सीखी बच्चे ने या नहीं सीखी, तो पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, टाइम देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है पूरी पूरी। लेकिन मेजरमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं होती, टेस्ट दे दिया बोर्ड पे 10 नंबर का, टेस्ट करा बच्चों ने, चेक करा, दे दिया नंबर, वो हो गया मेजरमेंट, ठीक है। तो ये था डिफरेंस इन दोनों का।
हिंदी में ना कई बार डेफिनेशंस गिवन है, वही सेम सेम डेफिनेशन है, पेज 273 पे भी देखो डेफिनेशंस है, वही सेम डेफिनेशन, 10 डेफिनेशन जो पहले गिवन थी वही आगे भी गिवन है। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है गैस, है ना? इसमें से रह गया है कुछ? एक बार चेक करो, टॉपिक 4.1 में से कुछ रह गया है? हिंदी का एक रह गया है शायद। इंग्लिश वाले भी देखो अपनी बुक्स में, कोई रह गया टॉपिक 4.1 में से? पेज नंबर बताओ ना। 168। हाँ हाँ, पर्पस वाला रह गया, पर्पस और फेजेस रह गए इंग्लिश में, और हिंदी में ये रह गया है, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन इन सोशल स्टडीज। इसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रिंसिपल्स कहाँ है, कौन से पेज पे? इंग्लिश में। अच्छा, प्रिंसिपल्स ये हैं कि इवैल्यूएशन के क्या क्या सिद्धांत हैं, कि क्या क्या सिद्धांत है कि जो चीज इवैल्यूएट करनी है पहले से पता होनी चाहिए। पहला सिद्धांत तो यही है, क्या चीज इवैल्यूएट करोगे जाके, तो पहली चीज यही है कि क्लैरिफाई करो कि क्या चीज इवैल्यूएट करने जा रहे हो। अब क्या चीज इवैल्यूएट करनी है ये पता लग गई, नेक्स्ट चीज क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक कौन सी लगानी है अब आपको, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक डिसाइड करना। टेक्निक डिसाइड कर ली, काफी सारी आपने टेक्निक डिसाइड कर ली, अब उसका प्रॉपर यूज करोगे टेक्निक का, और एंड में उसके जो भी रिजल्ट आए तो यही आपके इसमें प्रिंसिपल्स में। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, यानी कि किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करने के लिए अगर अच्छे से करना है, हर क्षेत्र को कवर करना है, तो बहुत सारी टेक्निक्स लगेंगी। सिर्फ एक टेक्निक से किसी चीज का इवैल्यूएशन आप नहीं कर सकते। जैसे इसका एक एग्जांपल उसमें ले सकते हो आप, कि जब कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, सिर्फ कई बार होते हैं सिर्फ इंटरव्यू पे बेस्ड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब आपको उस जो भी इंटरव्यूअर होता है उसको ज्यादा चीज जाननी है आपके बारे में, पहले वो लेगा रिटन टेस्ट, टायर 1 रिटन टेस्ट, टायर 2 ये बना के दिखाओ, टायर 3 अब होगा आपका इंटरव्यू, अब होगा आपका जीडी, अब होगा आपका फाइनल इंटरव्यू, कई सारे राउंड्स लेते हैं ना वो। तो वही है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है तो बहुत सारे मेथड लगेंगे, सिर्फ इंटरव्यू या सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा। रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इतना ही आज फिनिश करना पड़ेगा, टाइम हो गया क्योंकि सर की क्लास का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सर को बता देना जहां तक हुआ, अगर मेरी होगी तो मैं करवा लूंगी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी मैम, मैं आज ही लॉग इन की हूँ, मुझे भी क्लास दी। क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेंगी क्लासेस, सोनम। अच्छा, 3 अप्रैल को 3 अप्रैल को यहाँ पे एनुअल फंक्शन होगा, ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं वो भी सुन लो। 3 अप्रैल को एनुअल फंक्शन है एएफटी इंस्टीट्यूट का, टेक्निया में होगा। जिस भी बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, जिसका भी आपके पास नंबर हो इंस्टीट्यूट का, मेरे को एक्चुअली वो नंबर अभी याद नहीं है, तो जिस भी बच्चे का आपके जिस भी स्टाफ का आपके पास नंबर हो उन्हें आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पार्टिसिपेशन के लिए। एंड इन्विटेशन भी है आप लोगों को, ठीक है, इन्विटेशन भी है, एंड पार्टिसिपेशन करने के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का जो भी आपके पास नंबर हो। 3 अप्रैल संडे है। ओके, ये सब बातें कोमल आप पूछ लीजिएगा, उन्हीं से पूछ लीजिएगा जिनसे आप कांटेक्ट करेंगे ना। शायद नहीं, फिर कैसे होगी क्लास? किसी को कोई क्वेरी है, पूछना है?